हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बचे हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से जान लिया था और अच्छे से उनको समझ लिया था। उससे पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को 2 वीडियो के माध्यम से अच्छे से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके दोस्तों उन वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें कि किस तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पवन सीरीज के बचे हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ से कवर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि बचे हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे आज के कौन कौन से हैं। तो प्रश्न है दोस्तों यहाँ से, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हें बहुज्ञानेंद्रीय सामग्री भी कहा जाता है। यानी जो श्रव्य दृश्य सामग्री होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? बहुज्ञानेंद्रीय सामग्री कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो इसको एडगर डेल ने कहा। अगला क्वेश्चन, मैकनॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा? तो श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनके सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी जो हमें पता होता है और जो हमें नहीं पता होता है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नए ज्ञान प्राप्त करता है। ये शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है कि अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन से क्या आशय है? तो शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्रों को निर्देशित देते हुए उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वो बातें हैं? शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना चाहिए, यानी शारीरिक जो दंड होता है उसको बिल्कुल ही वो ना दे, ठीक है। पढ़ाने की क्रिया पर जोर ना देकर सीखने की क्रिया पर जोर देना, यानी पढ़ाने की जो क्रिया होती है उस पर जोर ना देकर आप बच्चों से बताइए कि आप किस तरीके से इसको सीखिए, ठीक है। बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना। प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास और शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, ठीक है। तो ये शिक्षण क्या होता है? आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक हो जाता है, जिसमें हम आदेश नहीं देते बल्कि हम निर्देश देते हैं कि आप इसको इस तरीके से करिए, ठीक। अगला, शिक्षण सूत्र से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल बनाता है, ठीक है, और अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण सूत्र से होने वाले 2 लाभ। तो शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों के रुचि अनुकूल बनाता है, शिक्षण की क्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर पर विधि के 2 लाभ बताइए। तो लाभ उससे कौन कौन से होंगे? इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी जो हम कक्षा में क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे तो बच्चा सक्रिय रहेगा, ठीक। इस विधि से छात्रों की समस्याओं और कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है? ये क्यों किया जाता है, ठीक। तो काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य और भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है? तो क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? तो उसमें आ जाएगा गीत या कविता, कहानी चित्रण, खेल, अभिनय या नाटक, भ्रमण या निरीक्षण, पहेली, वार्तालाप और पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग। तो ये रुचिपूर्ण शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में
करता है। यहाँ से आता है कि दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ले वह उसके जीवन का अंग बन जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दक्षता आधारित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला उद्देश्य होगा छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान का स्थायित्व प्रदान करना और शिक्षण के प्रति रुचि और सहयोग की भावना का विकास करना। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो यह है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक, तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई हो और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जा सकता है। वर्णन विधि के तरीके लिखिए। तो वर्णन विधि के तरीके हैं चित्र और मॉडल के द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो ये वर्णन विधि के तरीके होते हैं। इसमें चित्र और मॉडलों का यूज़ किया जाता है, कहीं पर भ्रमण किया जाता है। ठीक है, या फिर उनको यूज़ करके, प्रयोग करके या खुद से करके वर्णन विधि के ये तरीके हो जाते हैं। ठीक, व्याख्यान विधि के लाभ बताइए। तो व्याख्यान विधि के लाभ यहाँ पर हैं जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्वाध्याय की भावना जिससे बच्चा खुद सीखता है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है, अधिकतम सूचना और तथ्यों का ज्ञान इससे प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आएंगे गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नाम उल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। तो पहली आती हैं तीलियाँ यहाँ पे, तो गिनती सिखाने में, जोड़ गुणा सिखाने में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गोलियाँ, तो जोड़ और गुणा सिखाने में ये हो जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो इसमें खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है दक्षता आधारित शिक्षण पद्धति के दो सोपान लिखिए। तो पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण इसमें होते हैं, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समान्वयीकरण इसमें होता है। ठीक है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं लिखिए। तो बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की सामग्री, एक से अधिक विषयों का प्रयोग, एक से अधिक पाठों के प्रयोग ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक, तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री वो होती हैं जिनको हम देखते हैं। ठीक, जैसे मैप वगैरह हो गया, मानचित्र वगैरह हो गया, ग्लोब वगैरह हो गया। ठीक है, श्रव्य सामग्री वो होती हैं जिनसे हम खाली सुनते हैं, जैसे रेडियो हो जाते हैं। रेडियो में क्या होता है, हम रेडियो को देख रहे हैं लेकिन जो बोलने वाला होता है उसकी आवाज़ हम सुनते हैं। और दृश्य और श्रव्य सामग्री में क्या होता है, जो चीज़ हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और जिस तरीके से ये वीडियो बन रही है। अब देखिए वीडियो के माध्यम से क्या हो रहा है, आवाज़ हमारी सुन भी रहे हैं और लिखा हुआ देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये दृश्य और श्रव्य सामग्री आती है। ठीक, तो दृश्य सामग्री में इतना अच्छा हम सीखते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं। श्रव्य सामग्री में भी इतना अच्छा, लेकिन दृश्य और श्रव्य सामग्री में हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो बालक की जैविकी परिपक्वता, वातावरण से सार्थक क्रियाएं, अंतःक्रिया द्वारा ग्रहण करना और संतुलन। ठीक, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं और तथ्य आ जाते हैं जिनमें विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित प्रयोग करके उनको दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। ठीक है, पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हुए जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया की होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। तो आगमन मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। यह क्रिया विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा व्यक्तियों को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय और सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के पश्चात तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि वह निर्णय हमें उपयुक्त लगता है तो उसी को हम एक सामान्य नियम बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। इसी को सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण क्या है। बहुस्तरीय शिक्षण
विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, भिन्नताओं, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं और अनुशासन जिससे बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रेषण के प्रमुख घटकों के नामोल्लेख लिखिए। तो संप्रेषण के 3 घटक हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जो थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में किया जाता है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है, एक सरलीकृत उसका रूप होता है, कम छात्र होते हैं यानी थोड़े छात्र होते हैं और कम समय में एक स्किल किया जाता है। ठीक, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो मानसिक क्षमता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। ठीक, व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ, तो इसमें ज्ञान प्राप्ति होती है और सही भाषा तथा सही उच्चारण इससे होता है। ठीक, अगला शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, अन्वेषण विधि का क्या अर्थ है? तो अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालकों को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देश के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। ठीक, ये अन्वेषण विधि होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसमें प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है, अनुसंधान विधि होती है। ठीक है, क्योंकि यही बालक करके सीखता है। ठीक, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, तो रटने के बजाय सीखने पर बल, सीखने को आनंददायी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास, हास्य और अवरोध को रोकना इसमें होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? तो जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात यानी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है उसे बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री कहते हैं, जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने और आकार आदि का ज्ञान इससे प्राप्त होता है। ठीक, शिक्षण के अंतर्गत वर्णन विधि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वर्णन विधि के अंतर्गत शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वर्णन विषय वस्तु पर आधारित हो, भाषा शैली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वर्णन करते समय छात्रों के बौद्धिक स्तर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ठीक, व्याख्यान विधि के 2 लाभ, तो स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, इस विधि से बालक को पाठ के हर पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षण में स्पष्टीकरण विधि के 2 लाभ बताइए। तो क्रमबद्धता और तार्किकता आती है, इससे प्रत्येक पहलू तथा बिंदु का ज्ञान इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, छात्र समूह में कार्य करके ही वास्तविक रूप से सीखते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो समूह चर्चा विधि के अंतर्गत शिक्षण को निम्न बिंदुओं द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। कौन कौन से वे बिंदु हैं उनको यहाँ से हम देखते हैं। तो पहला आएगा, चर्चा का विषय स्पष्ट होना चाहिए, समूह का विभाजन छोटी छोटी इकाइयों में होना चाहिए, एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, चर्चा के अंत में प्रश्न पूछकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक, रुचिपूर्ण शिक्षण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आएगा पहला, करके सीखने की विधि का रुचिपूर्ण तरीका अपनाना, आनंददायक शिक्षण पद्धति अपनाना और बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण क्यों किया जाता है? तो इसमें विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को दूर करना, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। अगला, नियोजित शिक्षण के लाभ बताइए। तो शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है, श्रम और समय की बचत होती है, अधिगम क्रमबद्ध होता है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है? तो इस प्रविधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहते हैं, पाठ का विकास करने में सहायता मिलती है, इस कारण शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें अध्यापक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। तो परस्पर विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है इसमें, यह द्विवादी यानी 2 वे प्रक्रिया है, एक संदेश प्राप्त करने वाला, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। ठीक, ये प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, इसमें अनुभवों की
साझेदारी होती है। ठीक है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जैसा आजकल चल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो इसको 3 भागों में बांटा गया, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य और दृश्य साधन। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से या हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनुदेशन से क्या आशय है? तो अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले को तथ्यों का ज्ञान सीधे कराता है और सीखने वाले उसे बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। इसमें सिखाने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने वाला कम क्रियाशील रहता है। यानी अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो आप चुपचाप बैठ के उसको सुनेंगे। ठीक है, सीखेंगे, वहाँ से इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं। ठीक, शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इस सिद्धांत का प्रत्येक बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी इस सिद्धांत का प्रयोग प्रत्येक बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाए, यानी रुचिकर वो बनाए। ठीक, एक बार केंद्रित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रश्नीकरण कौशल के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो प्रश्नों की संरचना और प्रस्तुतिकरण, उनका वितरण। ठीक, एलन और रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया? तो एलन और रियान ने शिक्षण कौशलों को 14 भागों में विभाजित किया। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये विज्ञान विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष बताइए। तो शिक्षण केंद्रित शिक्षा के 2 दोष, इसमें छात्र निष्क्रिय भाव से सीखते हैं, मन नहीं लगता है तब भी वो बैठ के सीख रहे हैं। शिक्षकों का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता है, यानी जो शिक्षक कहता है उसी का निर्णय और निर्देश सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बचे हुए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।